हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसका कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं किसका, क्यू का। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है, तो क्यू इक्वल टू होता है मेरा एन इंटू यू। एन क्या होता है, एन होता है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, क्यू से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर देखते हैं तो एग्जांपल में अगर हमसे बोले 5 मीटर, ठीक, तो ये जो 5 हो गया ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, एन हो गया, और मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। जैसे यहां पे एक और एग्जांपल है, जैसे 5 केजी है, तो 5 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो जाएगा, यूनिट। सिर्फ 5 लिखा रहेगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, पूरा लिखा होना चाहिए 5 केजी। ठीक, या न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों लिखा होना चाहिए। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेरा स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो आप लोग पढ़े होंगे स्केलर और वेक्टर, हमको मेन यहाँ पे ये वाला पढ़ना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है मेरा डिराइव क्वांटिटी, और तीसरा होता है मेरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी मेरा होता क्या है। बाकी ये स्केलर और वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, यानी जिसके हम टुकड़े ना कर सके, ठीक, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ठीक है, 1971 का जो वेट एंड मेजरमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के आसपास, तो वहीं पे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड की गई थी। उसमें मास को ऐसा यूनिट मास का होता है किलोग्राम, और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल। लेंथ मीटर हो गया, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम सेकेंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। टेम्परेचर केल्विन, और ये क्या हो जाएगा, के। ठीक, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और इसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं मोल, और इसका एसआई यूनिट एमओएल हो जाएगा, मोल। ठीक है, सिंबल उसका मोल हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो वेट एंड मेजरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पे मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट लोग आए थे, उसी में ये डिसाइड किया गया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा, डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जो किस पे डिपेंड करती हैं, फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी यहां पे हम किसका हेल्प लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी का। जैसे एग्जांपल में क्या लिखा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे मिलकर बना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है, लेंथ आता है। ठीक है, और टाइम टी, अभी हम लोग देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ था, टाइम था, तो लेंथ और टाइम से बना हुआ है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। उसी तरीके से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी किससे मिलकर बना हुआ है, लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। ये भी किससे बना हुआ है, लेंथ और टाइम से।
ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। उसके बाद से आते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए इसमें मास आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन अभी देखे थे क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये केजी हो गया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए दो फंडामेंटल, लेंथ और टाइम था, यहां पे भी दो ही था, लेंथ और टाइम था। यहां पे क्या आ गया, मास, लेंथ और टाइम, तीन आ गए। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम आ गए। नेक्स्ट मेरा मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास से क्या हो जाएगा केजी, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास और केजी का क्या हो जाएगा मास, और मीटर है तो लेंथ हो जाएगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज बना हुआ है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर किससे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे केजी आ रहा है यानी मास से बना हुआ है, मीटर आ रहा है यानी लेंथ, और सेकेंड आ रहा है यानी टाइम। ठीक है, तो ये किसकी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आते हैं मेरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वेट एंड मेजरमेंट का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद से दो क्वांटिटीज अलग से डिसाइड की गई थी। उसमें आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्लेन एंगल को हम लोग 2 डायमेंशन में यूज करते हैं। तो प्लेन एंगल जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, इनके बीच में एंगल है थीटा, और ये मेरा क्या हो गया आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या हो गया, एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या हो गया रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फार्मूला होता है। और थीटा जो मेजर होता है यहाँ पे रेडियन में मेजर होता है, किसमें होता है रेडियन, यानी प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। ठीक है, इट हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, यानी प्लेन एंगल का यूनिट होता है, यूनिट रेडियन होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, याद रखे रहिएगा। ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए सर्कल है, इसके सेंटर पे एक कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, तो फार्मूला लगा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू इस सर्कल का लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो लेंथ के जगह पे 2 पाई आर हो गया, और नीचे क्या हो गया आर, आर रेडियस है, आर से आर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई। 2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा किस में है, रेडियन में है, ये किस में है रेडियन, और ये किस में है डिग्री में है। तो आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमको 2 पाई लिखा हुआ है तो पाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 180, तो पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 180, तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन से डिग्री देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 3 पाई बाई 2 है, तो 3 पाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे 180। ठीक है, जब भी रेडियन से किस में पूछे डिग्री में, तो पाई में लिखा रहेगा, रेडियन वाला हमेशा किस में लिखा रहेगा पाई में। तो पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 180, तो 2 से 180 कितनी बार 90, 90 इंटू 3 कितना आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो ये किस में हो गया, यानी 3 पाई बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 270 डिग्री, यानी 3 पाई बाई 2 रेडियन में है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री। अब आते हैं डिग्री टू रेडियन। ठीक है, ये फार्मूला होता है डिग्री से रेडियन में चेंज करने का। तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 120 डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा पाई अपॉन 180 इंटू, और थीटा की जगह पे कितना लिख देंगे 120। ठीक है, 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये 180 और ये 120 कितनी बार में कटेगा 16, 3 जा, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो 120 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3, यानी ये वाले फार्मूले से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसको डिग्री से रेडियन में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हम ये हो गया रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, और एग्जांपल अगर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए अगर 150 डिग्री दिया है और हमको बोला है किस में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, तो कुछ नहीं करना है 150 डिग्री ऐसे लिख लीजिए, और इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये कट जाएगा कितनी बार में 3, ये 0 से 0 चला गया, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 सॉरी। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट है मेरा सॉलिड एंगल। ये किस में यूज होता है? ये 3D एंगल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन में यूज होता है सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल किस में होता है? 2 डायमेंशन में। इसका मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, उसका एक कुछ पार्ट ले लिए स्फीयर का, ठीक है। इसका एरिया ए है, मान लेते हैं ये रेडियस इसका मान लेते हैं, स्फीयर का रेडियस क्या हो गया? आर हो गया, ठीक। तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया, इसको एरिया पैच बोलते हैं, ये जो एरिया है अपॉन रेडियस के स्क्वायर, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन, एसआर से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसके पास यूनिट तो होता है, लेकिन ये भी क्या है? इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्फीयर का, तो स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? जो स्फीयर है पूरा कंप्लीट स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए और रेडियस का स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, कितना आएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का यूज कहां पे होता है? 3D में। और प्लेन एंगल का यूज कहां पे होता है? 2D में, ठीक है। सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है, प्लेन एंगल का क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अब दिया यूनिट। यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? यूनिट का लेते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में मेरा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 मतलब ये सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, और ये एमकेएस हो गया। तो पहले मतलब पहले जमाने में हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेजरिंग क्वांटिटी, अलग अलग यूनिट होता था मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को। तो कहीं पे मान लीजिए फ्रांस में क्या यूज होता था? सीजीएस। एफपीएस कहाँ पे यूज होता था? ब्रिटेन में। और एमकेएस भी कहाँ पे यूज होता था? फ्रांस में। तो बहुत ज्यादा ट्रेड करने में दिक्कत होती थी। ट्रेड करने में जो कन्वर्जन करना रहता था एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, तो दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 1971 के आसपास में एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया जो हर कंट्री उसको फॉलो करे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, या इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहले जमाने में लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते थे? सीजीएस में अगर बोला जाए तो इसको सेंटीमीटर में मेजर करते थे। मास को किस में? ग्राम में मेजर करते थे। और टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकेंड में, ठीक है। अब इसी तरीके से ब्रिटेन में लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। मास को पाउंड में। और टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकेंड में, ठीक है। इसी तरह फ्रांस में, ये भी फ्रांस है ये भी फ्रांस, मतलब अलग अलग सिस्टम हुआ करती थी यूनिट की। तो लेंथ का यहाँ पे किस में मेजर करते थे? मीटर में। और मास को किस में? किलोग्राम में। और टाइम को सेकेंड में। और इसी एमकेएस को ही हम लोग किस में ले गए? थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज करके, और इसी एमकेएस सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में ले गए, यानी एसआई यूनिट में, ठीक है। तो उसी 1971 के आसपास जो वेट एंड मेजरमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें डिसाइड किया गया कि भैया आज के बाद से हम लोग पूरे कंट्री में एक ही यूनिट को फॉलो किया जाए, जिसको हम लोग क्या बोले? एसआई यूनिट, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। और यहीं पे ही यहाँ पे भी इसी को ही हम लोग यूज एमकेएस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और किस में ले गए? एसआई में मॉडिफाई करके। तो मीटर को मीटर ही रहने दिए थे, किलोग्राम को किलोग्राम में ही, और सेकेंड को सेकेंड में ही। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन करना, यानी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखे थे। फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन यू, ठीक है। एन क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या था? मेरा यूनिट था, ठीक है। अब यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट का, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी एन यू क्या होता है? मेरा कांस्टेंट होता है। एन यू क्या होता है? मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 5 केजी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राम में, ये केजी में था, इसको हमने ग्राम में चेंज किया, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है।
और इस 5 को हम लोग पहले वाले सिस्टम में अगर N1 और यूनिट को U1 मानते हैं तो दूसरे वाले सिस्टम में इसको क्या मान लिया N2 और ग्राम को क्या मान लिया U2। ठीक, और ये चाहे 5 केजी बोले चाहे 5000 ग्राम बोले, बात एक ही है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कांस्टेंट, यानी N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर हमारा केजी और ग्राम में देखें तो केजी जो यूनिट है वो बड़ा होता है, तो अगर ये बड़ा है तो उसके पास वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे ग्राम केजी से छोटा है तो उसके पास वाला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा होता है तो उसके पास वाली जो यूनिट होती है वो छोटी होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ा होगा तो उसके पास वाली जो यूनिट होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यूनिट मेरा बड़ा है तो उसके पास वाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। यानी n बड़ा है तो u छोटा है, u छोटा है, अगर u बड़ा है तो n छोटा है। तो इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि n क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल u के होगा। n किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट के। अगर इसका ग्राफ बनाए हैं तो n और u का ये ऐसे बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ग्राफ मेरा क्या होगा, ऐसे बनेगा। जैसे जैसे u को बढ़ाएंगे n की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, अभी हम लोग देखे थे। और 1/u लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस पे मेरे क्वेश्चन नीट जेईई दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसी को देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो कैसे इसका यूज करेंगे, जैसे 1 न्यूटन लिखा हुआ है, इसको हमको डाइन में चेंज करना है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, इसको x मान लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, यूज कर सकते हैं। n1 की जगह पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे, यहाँ पे x और ये डाइन। अब न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये x हो जाएगा। और डाइन को लिख सकते हैं, डाइन को अभी देखे थे किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे और मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड दोनों में सेम होता है तो ये कट जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर अपॉन ग्राम इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो या केजी को ग्राम में चेंज करिए, ग्राम को केजी में, तो जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो। तो केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं तो 1 केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम होगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, केजी के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। वैसे ही मीटर है, मीटर के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है, ग्राम है और क्या है, सेंटीमीटर है, तो ये कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10⁵। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10⁵। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ 1 जूल को कन्वर्ट करना है, किसमें, अर्ग में। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, n1 1 हो जाएगा, u1 यूनिट जूल हो जाएगा, और यहां पे n2 को x मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, अर्ग। अर्ग जो होता है मेरा सीजीएस, ये मेरा सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। और जूल क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। वैसे ही डाइन जो था मेरा वो सीजीएस यूनिट था, किसका, फोर्स का। और एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम लोग जूल को देखेंगे तो जूल को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, केजी मीटर सेकेंड में। तो केजी मीटर सेकेंड में अगर जूल को देखेंगे, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, फोर्स को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मीटर, और ये हो जाएगा x। अर्ग में केजी को क्या लिखेंगे, ग्राम, और ये मीटर इंटू मीटर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा x। अब केजी को ग्राम या ग्राम को केजी में चेंज करिए, तो 1 केजी है तो इसको क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, और ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ग्राम से ग्राम चला जाएगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और ये किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, और नीचे अच्छा ये यहाँ पे अगर इसको लिखें सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये चला जाएगा, x आ गया, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 7 x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको, जूल से अर्ग, या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो अपना कुछ और सिस्टम बना देगा और बोलेगा कि आप सीजीएस को आप दूसरे वाले सिस्टम में आप कोई अपना बना के सिस्टम देगा और उसमें आपको सॉल्व करना रहेगा। तो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ, नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया, किसमें, एक डेंसिटी है, और डेंसिटी का सीजीएस में जो यूनिट है क्या दिया ग्राम पर सेंटीमीटर, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया 4, यानी एक सिस्टम हमको मिल गया कौन सा सीजीएस, और ये दूसरा वाला जो बनाया है इन सिस्टम, मतलब उसका अपना सिस्टम है, उसमें क्या बोल रहा है ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब यहाँ पे जो लेंथ है और यहाँ पे जो लेंथ है, तो इस वाले लेंथ को सेंटीमीटर में लिया है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के बराबर है, और वहां पे जो मास है 1 ग्राम यहाँ पे कितने के बराबर है 100 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो बताना डेंसिटी कौन से जो दूसरा वाला सिस्टम बनाया गया उसमें, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वही वाला फार्मूला यूज करेंगे N1 इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और U1 यानी यूनिट क्या है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। N2 हमें N2 अब हमें यहां पे निकालना है, तो N2 हो जाएगा x मान लेते हैं, और यहां पे U2 बोला है जो यहां पे ग्राम है 1 ग्राम, वो किसके बराबर है 100 ग्राम के बराबर है, तो यहां पे ग्राम को क्या लिख देंगे दूसरे वाले सिस्टम में यूनिट में 100 ग्राम लिख देंगे। ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब को यहां पे बोला है, यानी लेंथ को, वहां पे 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे कितना लेना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ये दूसरे सिस्टम में है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं डेंसिटी का, तो क्या हो जाएगा यहां से सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं x इंटू 100 ग्राम अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा। ठीक है, और ये 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये 0 से 0 चला गया, तो x की वैल्यू कितनी, और ग्राम से ग्राम चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।